जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में नहीं है, उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में वे खुलकर के हमारे साथ आए। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो खुलकर के हमारे सामने आए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं उनको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना है। 1000 और 500 की नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। मध्यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्टाचार और काले धन से देश को मुक्त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्मतपूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। 26 मार्च 2014 जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था, तब यूपीए की सरकार थी। 26 मार्च 2014 को देश की सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सिंस 1947 for 65 years nobody thought of bringing the money stashed away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gave an order for the appointment for the committee headed by the former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की 26 मार्च 2014 की टिप्पणी कितनी गंभीर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं। 1971 में जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थी, एक वांछू कमेटी बनी थी, जिस वांछू कमेटी का एक रिपोर्ट आया था और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। और उस कमेटी का रिपोर्ट कहता है, और यह 1971 की बात है, वी आर फुल्ली अवेयर ऑफ द not two successful results of the demonetization in 1946. Yet, we are confident that these measures, if introduced now, would achieve substantial result because of altered circumstances. वांचू कमेटी का कहना था 1946 में डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर 71 में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1971 में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है यह हम कल्पना कर सकते हैं। और उस समय के जो कैबिनेट सेक्रेटरी एक सीनियर आईएएस अफसर थे, उन्होंने किताब लिखी है। उस किताब का एक वाक्य मैं कोट करना चाहता हूं। उस किताब में श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है, अनफिनिश्ड इनिंग्स
recollections and reflections of a civil servant. वे बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी भी बने थे। और यशवंतराव चव्हाण जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तब वे उनके सचिव थे। तब उन्होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्लेख किया है। When Y.B. Chavan told her means Srimati Gandhi, when Y.B. Chavan told her about the proposal for demonetization and his view that it should be accepted and implemented forthwith, उन्होंने आगे वर्णन किया है कि इंदिरा जी ने चव्हाण के सामने देखा, कुछ पल देखा और फिर इंदिरा जी ने कहा, सी आस्क्ड चव्हाण ओनली वन क्वेश्चन, चव्हाण जी, आर नो मोर इलेक्शंस टू बी फॉट बाय द कांग्रेस पार्टी? इंदिरा जी ने वाई बी चव्हाण को पूछा कि क्या भाई, क्या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? चव्हाण गॉट द मैसेज एंड द रिकमेंडेशन वॉज स्लेव। बताइए साहब, दल बड़ा कि देश बड़ा? ये 1971 में सारे रिपोर्ट थे उनके। ये वित्त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्यकता है, देश के लिए जरूरी है। और उस समय के सीनियर सिविल सर्वेंट ने लिखा है कि वाई.बी. चव्हाण को जब यह पूछा गया, सारी बात रुक गई। जो काम 1971 में किया होता तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती। इस प्रकार से देश को चलाया गया है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, जब कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ममता जी की राजनीति के खिलाफ इनकी लड़ाई है, ममता जी को उखाड़ फेंकने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार सदन में जो कम्युनिस्ट पार्टी का व्यवहार रहा है, उससे लगता है कि बंगाल में उन्होंने सिर्फ चुनावी समझौता किया था, ऐसा नहीं। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझौता कर लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी विचारधारा से उखड़ चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, 26 अगस्त 1972 वांचू कमेटी के रिपोर्ट को लेकर के पार्लियामेंट में जो बोला था, मैं चाहूंगा कि आज के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संसद से उन भाषणों को निकाल करके पढ़े। ज्योतिर्मय बासु ने कहा था, सर, the primary recommendation of the 12th of November 1970 by this high-powered and eminent committee was immediate demonetization. Sir, Indira Gandhi survives on black money. Her politics lives on black money. Therefore, the report was not only not implemented, but it was suppressed for a year and a half. उस समय उन्होंने इतने गंभीर आरोप सदन में लगाए थे कि आप वांचू कमेटी का रिपोर्ट लागू क्यों नहीं करते, और वांचू कमेटी का रिपोर्ट टेबल पर भी करने को तैयार नहीं थे। 4 सितंबर 1972 ज्योतिर्मय बाबू उन्होंने कहा, आई हैव सजेस्टेड demonetization and other measures. I do not wish to repeat them. Government must sincerely seek people's cooperation. But the Prime Minister, Srimati Indira Gandhi, and her government, with the class character that it has, is a government of the black money, by the black money, for the black money. ये ज्योति बाबू ने 4 सितंबर 1972 को कहा था। उनके एक दूसरे आइडियोलॉग हरकिशन सिंह जी सुरजीत, उन्होंने 27 अगस्त 1981 राज्यसभा में कहा था,
Are they seriously proposing any steps which would lead to the stoppage of use of black money, including demonetization of 100 rupee notes and such other things? यानी 100 रुपए की नोट को भी रद्द करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। अब एक और बात भी, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर मिस्टर बी रेड्डी, उन्होंने इसी साल अक्टूबर में एक मेमोरियल लेक्चर में अपना भाषण करते हुए एक बात उजागर की। उन्होंने कहा, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1988। बेनामी संपत्ति का कानून 1988 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने पास किया था। फॉर सम रीजन और द अदर, no regulations were issued under the act. In other words, it remained unimplemented for more than 25 years. ये जो आज वहां क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके लिए ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। उनके व्यवहार से पता चलता है कि 1988 में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बीतने के बाद भी उसको नोटिफाई नहीं करते हो। संसद में पारित कर करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के, पब्लिसिटी कमा करके राजनीति करते रहते हो, लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो। अब इस सरकार ने आकर के समयानुकूल परिवर्तन किया और परिवर्तन करके उसको नोटिफाई कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम। आखिर हमने बेनामी संपत्ति का कानून पारित क्यों किया है? अब फिर ये चिल्लाएंगे कि मोदी ने जल्दबाजी क्यों कर दी। आपने 88 से अब तक उसको लागू नहीं किया। देश में बेनामी संपत्ति इकट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी और यह सरकार कानून पारित कर चुकी है, नोटिफाई कर चुकी है, लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्लाना शुरू करोगे क्या? क्या देश ऐसे चलाओगे क्या? ये सारी मुसीबत की जड़ यह है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए, और जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्या हाल है। दो हजार चार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भाषण में कोट कर रहा हूं। इंडिया 2015 will be a nation of capable and empowered men and women, well-fed and gainfully employed, modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of the next decade. A decade is not long time. Indeed, I do hope you share my sense of urgency in doing what we have to do. ये उन्होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई 1991 को क्या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है। दल बड़ा कि देश बड़ा, इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। 91 में कहा था, nobody can deny the existence of large scale tax evasion both in terms of income and in terms of wealth. Unless I find substantial improvement in tax compliance in the next few months, government will have no choice but to take strong measures to make the tax evader pay a sufficiently high price for such diligencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी और आज
सारे स्वर बदल चुके हैं। क्यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है। भाइयों बहनों, चाणक्य नीति में एक बहुत ही उत्तम बात कही गई है और यूपीए ने 10 साल शासन किया। उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात चाणक्य नीति में कही गई है। चाणक्य नीति के 15वें अध्याय का 6वां दोहा है। उसमें कहा गया है, करी अनीति धन जोरेऊ, करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए, 11वें के लागते जड़ऊ मूलते जाए। करी अनीति धन जोरेऊ, 10 वर्ष ठहराए, 11वें के लागते जड़ऊ मूलते जाए। अन्याय से कमाया हुआ धन केवल 10 वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूल धन के साथ नष्ट हो जाता है। ये उनके 10 साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्य उस समय कह के गए थे, उनको पता था। और इसलिए, और मुझे विश्वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए, काले धन से मुक्त कराने के लिए हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है। आपने देखा होगा, टीवी पे बातें आती हैं कभी कभी कि किसी रिक्शा वाले को पूछते हैं, भाई तुम ई बटवा जानते हो? सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनको तो इसमें हम जोड़े। मान लीजिए इसमें 40% लोग होंगे जो इसको हम पढ़े लिखे माने, जिनके हाथ में स्मार्टफोन मांगे। अगर इतनों को भी इसमें ला दें तो जो गरीब रिक्शा वाला है, जो कैश से खर्चा करता है, उसमें रत्ती भर भी बेईमानी नहीं होती है। भाई, सवाल उन लोगों का है जो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं, और इसलिए उनको इस रास्ते पर लाने के लिए इस डिजिटल मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा, कल बड़ी महत्वपूर्ण कुछ योजनाएं सरकार ने लॉन्च की है। मैं चाहता हूं कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं। एक, लकी ग्राहक योजना, दूसरी है डिजी धन व्यापारी योजना। इस योजना के तहत डिजी धन योजना का पहला लॉन्चिंग क्रिसमस के दिन होगा, 25 दिसंबर को। और क्रिसमस गिफ्ट, ये बहुत बड़ी बात होती है, तो क्रिसमस गिफ्ट के रूप में जो भी लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कहीं पर भी करेंगे, उसका एक स्पेशल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, हर किसी का होता है। उसका एक पूरे देश में 8 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक जिन्होंने भी किया होगा, उसका एक ड्रॉ 25 दिसंबर को निकलेगा। और उस दिन 15,000 लोगों को जो ड्रॉ में जीत करके आएंगे, 15,000, उनके खाते में 1,000 रुपया गिफ्ट के रूप में डाल दिया जाएगा। 15,000 लोगों को 1,000 रुपया। और कौन कौन लोग इसका फायदा उठा सकेंगे? जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है और 3,000 से कम किया है। ये अमीरों के लिए नहीं है, ये उसी को फायदा मिलेगा जो 50 रुपये से ज्यादा खर्च किया है और 3,000 रुपये से कम किया है। तो वो ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी है। और ये योजना डेली चलेगी, डेली ड्रॉ होगा, हर दिन 15,000 परिवार, हर एक को 1,000 रुपया, और ये 100 दिन तक चलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं
कितने लाख परिवारों में इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। अब आप उनको ये बात पहुंचाएंगे तो फिर वो जरूर डिजिटल पेमेंट देगा, गरीब से गरीब भी डिजिटल पेमेंट देगा। फिर वो कहेंगे नहीं भाई मुझे कैश नहीं देना, इनाम मिल जाएगा। दूसरा, व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसलिए जो व्यापारी इस काम को बढ़ावा देते हैं उनका अलग ड्रॉ होगा, व्यापारियों का, जिनके यहां ग्राहक आते जाते हैं, और उनके लिए भी इनाम होंगे। ये इनाम सप्ताह में एक बार होंगे, जिसमें ग्राहकों को जो लाखों रुपए का इनाम है, व्यापारियों को भी लाखों रुपए का इनाम है। फिर 3 महीने के बाद एक बम्पर ड्रॉ होगा। वो है 14 अप्रैल बाबा साहब आंबेडकर जी की जन्म जयंती पर, और उस दिन का जो 8 नवंबर से लेकर के 14 अप्रैल तक जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया होगा वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे, और वो शायद करोड़ों रुपए में इनाम होगा। उसकी पूरी योजना विस्तार से आपको लिख करके दे दी गई है। अभी ये आपका काम है, जैसे कल अखबार में एडवर्टाइजमेंट आएगी, आप अपने क्षेत्र की हर दुकान में अखबार के एडवर्टाइजमेंट की कतरन करके उस पोस्टर को एक कार्डबोर्ड पर लगवा सकते हो। हर दुकान पे आप दुकानदारों की मीटिंग करके समझा सकते हो कि भाई ये लकी ड्रॉ है इतना बड़ा, तुम इसमें शरीक हो जाओ। अगर एक बार छोटा व्यापारी जुड़ गया, इसका आगे फायदा क्या होने वाला है? देखिए, आज छोटे व्यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते हैं, उसके दादा भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको 1 पैसा लोन नहीं देगा। क्यों? तो उसके पास कोई इनकम का रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई तुम कितना कमाते हो, क्या कमाते हो, कैसे लेते हो, कुछ मालूम नहीं। वो भी बेचारा आता है, 5 रुपए को देके जाता है, फिर प्रेस करके दे देता है। अगर वो डिजिटल ट्रांजैक्शन करेगा तो ऑटोमेटिक ऑनलाइन उसका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है कि आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने लगते हैं, भांति भांति के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, भांति भांति के लोग लाने पड़ते हैं। एक स्थिति वो आएगी, जो भारत सरकार के जो प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, कोई भी व्यापारी होगा वो सारा अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड मेरे पास, इतना टर्नओवर पक्का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस टेक्नोलॉजी से उसको 25,000, 50,000 का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्यापारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड होगा, कोई डॉक्यूमेंट देखने नहीं पड़ेंगे। जो उस प्लेटफॉर्म को देगा, अच्छा भाई पिछले महीने तुम्हारा 20,000 का था, ठीक है 10,000 रुपया तुम्हें और लोन दे देते हैं, तुम आगे बढ़ो, वो तुरंत निर्णय करेगा। पूरी टेक्नोलॉजी के कारण करप्शन जाएगा, सामान्य मानवी को ताकत मिलने वाली है। मैंने सरकार के अफसरों को 2 सूचनाएं दी है, जिस बात को आप प्रचारित कर सकते हैं। कुछ व्यापारियों को लगता है कि भाई अभी हम डिजिटल चले जाएंगे और हमारा टर्नओवर बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा टर्नओवर कैश था तो हम लिखते नहीं थे, अब डिजिटल जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पे आना चाहते हैं, मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से आप पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा दिसंबर में डिजिटल में 2 लाख था, इसका मतलब कि तुम्हारा जुलाई अगस्त में भी 2 लाख होगा, तब तो तुमने 20,000 लिखाया था, चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है, वरना आप किसी को भी मुख्य धारा में ला ही नहीं पाओगे, 8 तारीख के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं कि मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए, मजदूरों को उनका हक का पैसा मिलना चाहिए। आज क्या होता है, कैश देते हैं और कहते हैं इतना, देते हैं इतना। क्यों ऐसा करते हैं? कुछ मानो पूरा भी देते हैं, लेकिन उनको लगता है कि लेबर
एक्ट में आ जाएंगे, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं रखता है। अब डिजिटल पेमेंट से वो लेबर एक्ट के अंदर आएगा। उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये पुराना न खोले। मैं लेबर मिनिस्ट्री से भी कहा है कि 8 नवंबर के पहले, अब आप कहोगे भाई तुम्हारे यहाँ तो 100 एम्प्लॉई हैं, तुम डिजिटली 100 को देते हो, पहले तो तुम 10 ही बताते थे, अब पुराना भी निकालो, 6 साल का निकालो। ये अफसरशाही नहीं चलेगी। बहुत साफ हूं मैं इससे। मैं इस देश के सामान्य मानवीय के लिए ये सरकार जितना सकारात्मक कर सकती है उस करने के पक्ष में हूं। और इसलिए 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा। और देश का हर व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं, और एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्य नागरिक को मुक्त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो ये आगे की सोच, आप कल्पना कर सकते हैं, जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा, वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है, पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना रिकॉर्ड तुरंत रिक्वेस्ट करेगा ऑनलाइन मोबाइल से, वो तुरंत अपना रिकॉर्ड देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा। तो किसान जो माल लेकर के आया है वो तुरंत खरीद लेगा, किसान का भी फायदा होगा, व्यापारी को भी काम हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम भी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं डिजिटल में पड़ी हुई है। और इसलिए ये डिजिटल सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी, ये पूरी तरह एक वे ऑफ लाइफ बदलने का कार्यक्रम है, एक वे ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्हीं देशों ने प्रगति की है जिन्होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्वीकार किया है। हम लोगों का ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15,000 परिवारों को हर दिन इनाम आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास। आप ध्यान रखिए कि आपके इलाके में किसको ड्रॉ लगा है, उनका सम्मेलन कीजिए। देखो भाई मेरे यहां 1,000 रुपया आ गया। ये बात आपको एनकैश तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। बाकी सरकार एक के बाद एक जनहित में कदम उठा रही है, और आपको अब पता चल गया होगा, हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं, एक पूरा फुल स्केल डिजाइन के साथ सोचते हैं, पत्ता धीरे धीरे खोलते हैं लेकिन पूरे स्केल में सोच करके चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ना है। बेनामी संपत्ति का कायदा पहले पास किया था, डिजिटल का फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं इस सरकार ने। डिजिटल प्रमोशन के लिए फरवरी से अक्टूबर तक 23 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्यवाही मानेंगे, तो बदलाव नहीं आ सकता है। और जो सफलता मिली है जी इस अभियान को, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि ऐसी सफलता मिले। जन समर्थन मिला है, और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है, मुश्किलें बढ़ती जाएगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते 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 स्थिति नॉर्मल होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नॉर्मल हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे करके ठीक होगा। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी। अच्छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा, मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।